गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आशीष ई एकेडमी की तरफ से कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के एक पार्ट के रूप में फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया जब हम पढ़ते हैं उसके अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से 26 जनवरी 1950 तक के पीरियड को कवर करते हैं। उसके दौरान जितने भी एक्ट लाए गए ब्रिटिशर्स द्वारा, उन सब पर हम चर्चा करते हैं। आज हम उसके एक पार्ट के रूप में फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, संविधान सभा के गठन की बात करें, तो इससे पहले कुछ घटनाओं पर अगर हम चर्चा करते हैं तो 1939 में आपको पता है कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रारंभ हो गया। हिटलर का ज़बरदस्त प्रकोप दिख रहा था, पूरे विश्व में दिख रहा था। 1940 में अगस्त ऑफर लाया गया। ठीक है। 1940 में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा अगस्त ऑफर लाया गया और 1942 में क्रिप्स मिशन आया, जिसे पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा गांधी जी द्वारा प्रदान की गई। इसके पश्चात 1945 में शिमला समझौता हुआ, शिमला एग्रीमेंट हुआ और इन सब के असफल होने के पश्चात जब ये सब असफल हो गए, ठीक है, और दूसरी तरफ हिटलर तो जीत नहीं सका, पराजित हो गया, लेकिन उसने ये स्पष्ट कर दिया कि वैश्विक रूप से कौन राज्य नहीं करेगा और कौन राज्य करेगा। मेरा तात्पर्य यहाँ पे है कि राज्य नहीं करेगा ब्रिटेन और राज्य करेगा अमेरिका। तब से लेके आज तक अगर आप देख रहे हैं तो अमेरिका विश्व वैश्विक शक्ति के रूप में उभर के सामने आया है। ये वही दौर है। इसी दौर से अमेरिका वैश्विक सत्ता के रूप में सामने आया है। तो हम बात कर रहे थे, तो 1945 के पश्चात 1946 में द कैबिनेट मिशन कम टू इंडिया 1946। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। इट हैड 3 मेंबर। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946। It had 3 member. It had 3 member. A.B. Alexander, A.B. Alexander, Stafford Cripps, Stafford Cripps, Patrick Lawrence, Patrick Lawrence, तो कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय था। इसमें A.B. अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस है। स्टेफर्ड क्रिप्स मिशन वाले ही हैं और इनकी मतलब कि कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशन पे संविधान सभा का गठन किया गया और 1 जुलाई 1946 को कैबिनेट मिशन के अनुशंसा रिकमेंडेशन पर 1 जुलाई 1946 को कैबिनेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन कराए गए। तो 1946 में कैबिनेट मिशन का इलेक्शन कराया गया। 1 जुलाई 1946 को कैबिनेट मिशन का इलेक्शन कराया गया और इसमें कुल मेंबर थे 389। टोटल मेंबर थे 389। इन 389 मेंबर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, 3 भागों में विभाजित किया गया था और इसके अंतर्गत 292 मेंबर ब्रिटिश प्रोविंस थे,
ब्रिटिश प्रोविंस थे। 93 मेंबर्स प्रिंसली स्टेट्स थे। देसी रियासतों से थे। ब्रिटिश प्रांतों से 292 मेंबर्स, प्रिंसली स्टेट देसी रियासतों से 93 मेंबर्स और 4 मेंबर्स आपके ब्रिटिश चीफ कमिश्नरी से थे। चीफ 4 मेंबर आपके ब्रिटिश चीफ कमिश्नरी से थे। चीफ कमिश्नरी से सामान्य मतलब ये है कि जिस तरह वर्तमान में यूनियन टेरिटरीज हैं जहां राष्ट्रपति का शासन रहता है, प्रेसिडेंट रूल रहता है, उसी तरह उस समय पे ये 4 जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे वहाँ गवर्नर जनरल का डायरेक्ट शासन रहता था। ठीक है, तो इन चारों में दिल्ली, अजमेर, कुर्ग कर्नाटक वाला और बलूचिस्तान जो वर्तमान में पाकिस्तान का हिस्सा है, ये 4 उसमें शामिल थे। अगर हम ब्रिटिश प्रोविंस की बात करते हैं तो ब्रिटिश प्रोविंस वर्तमान राज्यों की तरह है। जो 28 राज्य हम देख रहे हैं उन 28 राज्यों की तरह है। यहाँ विधानसभाएं थी, निर्वाचित विधानसभाएं थी। ठीक है, तो इनका जो गठन हुआ इन मेंबर्स का, तो कुछ मेंबर्स इलेक्टेड थे और कुछ मेंबर आपके नॉमिनेटेड थे। तो जो प्रिंसली स्टेट्स थे, देसी रियासतें थीं, ये नॉमिनेटेड थी, इनको मनोनीत किया गया था। यहाँ के जो शासक थे उन शासकों द्वारा या तो खुद या तो अपने किसी प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा में भेजा गया था। जबकि विधानसभाओं में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, एकल समक्रमणी मत पद्धति, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल समक्रमणी मत पद्धति द्वारा यहाँ पे मेंबर चुने गए थे। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या से एक मेंबर यहाँ पे निर्वाचित हुआ था। ठीक, इट दैट टाइम वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड बेबल, और लॉर्ड बेबल की रिकमेंडेशन पे इसी समय 2 सितंबर 1946 को 2 सितंबर 1946 को सितंबर 1946 को फर्स्ट अंतरिम गवर्नमेंट का गठन किया गया। फर्स्ट अंतरिम गवर्नमेंट का गठन किया गया और इस गवर्नमेंट में टोटल 14 कैबिनेट मिनिस्टर थे। टोटल 14 कैबिनेट मिनिस्टर थे। 14 आपके कैबिनेट मंत्री थे। इन 14 कैबिनेट मंत्रियों में 14 में से 6 इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस से 6 मेंबर थे। मुस्लिम लीग से 5 मेंबर्स थे और जो 3 मेंबर्स थे वो सिख कम्युनिटी, पारसी कम्युनिटी और क्रिश्चियन कम्युनिटी से थे। ठीक, और इन 14 अगर मेंबर्स की हम बात करें तो इन 14 मेंबर्स में कोई भी राज्य अगर गठन हो रहा है, किसी भी राज्य का अगर आप गठन कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे उसमें एक प्राइम मिनिस्टर होगा, प्रमुख होगा, प्रधानमंत्री होगा। तो इस अंतरिम सरकार के प्राइम मिनिस्टर थे जो भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर कहलाए। तो इस समय इस अंतरिम गवर्नमेंट में पीएम प्लस फॉरेन मिनिस्टर, इसके साथ साथ कॉमनवेल्थ संबंधित भी मामले पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंडर में थे। तो इस समय पे प्राइम मिनिस्टर किसी भी राज्य का अगर गठन हो रहा है तो निश्चित तौर पे उसमें उसका मुखिया होगा और यहाँ पे मुखिया के रूप में कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो प्राइम मिनिस्टर और साथ साथ फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और साथ साथ फॉरेन मिनिस्टर,
आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर थे, विदेशी मामले भी देख रहे थे और प्रधानमंत्री तो थे ही, साथ में कॉमनवेल्थ संबंधित जो मामले थे वो भी प्राइम मिनिस्टर नेहरू द्वारा देखे जा रहे थे। इसके पश्चात गृह, अगर हम प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं तो दूसरे पद पे जो व्यक्ति आएगा तो गृह मिनिस्टर होगा। किसी भी राज्य का दूसरा जो पद होगा वो होम मिनिस्टर के रूप में होगा। तो होम मिनिस्टर, साथ में आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। तो होम मिनिस्टर, साथ में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, तो गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब निश्चित तौर पे है, अगर किसी राज्य का गठन हुआ है और उसका प्रमुख मिल गया हमें, उसके राज्य के आंतरिक मामलों को देखरेख करने वाला व्यक्ति भी हमें मिल गया, तो अब वह मामलों को देखरेख करने के लिए भी हमें कोई चाहिए। तो डिफेंस मिनिस्टर थे बलदेव सिंह, डिफेंस मिनिस्टर थे बलदेव सिंह। डिफेंस मिनिस्टर कौन था? बलदेव सिंह। ये बलदेव सिंह जो मैंने आपसे बताया कि 3 मेंबर्स अलग अलग कम्युनिटी से थे, तो बलदेव सिंह सिख कम्युनिटी से थे, ठीक है, बलदेव सिंह सिख कम्युनिटी से थे। डिफेंस मिनिस्टर, अब अगर किसी राज्य का रक्षा मामले देखने वाला व्यक्ति भी अगर हमें मिल गया है तो उस राज्य का वित्त को भी तो देखना पड़ेगा। उस राज्य के अंदर जो भी आर्थिक क्रियाएं चल रही हैं उस आर्थिक क्रिया को देखने वाला व्यक्ति भी तो चाहिए। तो फाइनेंस मिनिस्टर थे लियाकत अली। कौन था? फाइनेंस मिनिस्टर थे लियाकत अली। फाइनेंस मिनिस्टर थे लियाकत अली। ठीक, तो वित्त मंत्री थे उस समय पे लियाकत अली। अंतरिम गवर्नमेंट जो बनी थी हमारी, उसके वित्त मंत्री थे लियाकत अली। चलिए, अब अगर राज्य का गठन कर दिया गया है और राज्य के गठन के अंतर्गत कानून व्यवस्था भी देखनी पड़ेगी, विधि का संचालन करने वाला भी चाहिए, तो उस समय पे अंतरिम गवर्नमेंट में लॉ मिनिस्टर जो थे हमारे, लॉ मिनिस्टर तो लॉ मिनिस्टर थे उस समय पे जोगेंद्र नाथ मंडल। जोगेंद्र नाथ मंडल, लियाकत अली, जोगेंद्र नाथ मंडल, ये मुस्लिम लीग से संबंधित थे। जो मैंने 5 मेंबर आपको बताया कि मुस्लिम लीग के 5 मेंबर अंतरिम गवर्नमेंट में थे, तो वो लियाकत अली, जोगेंद्र नाथ मंडल। इसके अलावा अन्य पे हम चर्चा अभी करने वाले हैं। अगर हमने लॉ, विधि का मामला भी देख लिया तो निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं कि उस राज्य में एग्रीकल्चर संबंधित, भोजन संबंधित कार्य भी होंगे। उस राज्य की जनसंख्या के लिए, उस राज्य की जनसंख्या द्वारा कृषि कार्य भी किया जाएगा और उस कृषि कार्य के देख रेख के लिए भी तो कोई प्रमुख व्यक्ति चाहिए। तो उसके लिए फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर
एग्रीकल्चर मिनिस्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर एग्रीकल्चर है तो निश्चित तौर पे वहाँ खनन भी होगा, खनिज भी होगा। देश अगर समुद्र से लगा हुआ है तो समुद्र से लगा हुआ है, महासागर से लगा हुआ है तो बंदरगाह भी होंगे। तो माइंस एंड पोर्ट मिनिस्टर, माइंस एंड पोर्ट मिनिस्टर माइंस एंड पोर्ट मिनिस्टर C.H. भाभा थे। C.H. भाभा को भी आप जानते होंगे। ठीक है, भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। ठीक है, तो फादर ऑफ एटॉमिक प्रोग्राम ऑफ इंडिया C.H. भाभा। C.H. भाभा उस समय पे आपके माइंस एवं पोर्ट मिनिस्टर थे, बंदरगाह संबंधित मामले देख रहे थे। अगर आप बात कर रहे हैं माइंस की, तो निश्चित तौर पे अगर माइंस है, एग्रीकल्चर है, तो उस क्षेत्र में इंडस्ट्री भी डेवलप की जाएगी। और अगर उस क्षेत्र में इंडस्ट्री डेवलप की जाएगी तो उसका कारोबार देखने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा, और वो व्यक्ति थे, इंडस्ट्री मिनिस्टर थे आपके जॉन मथाई। कौन थे? जॉन मथाई। इंडस्ट्री मिनिस्टर आपके कौन थे? जॉन मथाई, मतलब उद्योग मंत्री आपके जॉन मथाई थे। कौन थे? जॉन मथाई। ठीक, अगर उद्योग स्थापित कर दिया गया है, औद्योगिक गतिविधियां राज्य में संचालित हैं, तो निश्चित रूप से उसके परिवहन के लिए हमें रेलवे की आवश्यकता होगी, जिससे जो प्रोडक्ट है उसे दूर दराज के स्थानों तक पहुंचाया जा सके। तो अगर दूर दराज के स्थानों तक उस प्रोडक्ट को, जो इंडस्ट्री में एग्रीकल्चर के क्षेत्र में प्रोड्यूस हो रहा है, उसे दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए रेलवे होगी, और उस रेलवे का कारोबार संभालने के लिए रेलवे मिनिस्टर। तो रेलवे मिनिस्टर थी रेलवे मिनिस्टर थी रेलवे मिनिस्टर थी अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली कौन थी? अरुणा आसफ अली। ये मुस्लिम लीग से संबंधित नहीं थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की मेंबर थी। जॉन मथाई की बात करें हम, तो जॉन मथाई क्रिश्चियन कम्युनिटी से थे, जबकि C.H. भाभा पार्सियन कम्युनिटी से थे। मैंने आपसे बताया था कि 3 मेंबर्स अलग अलग कम्युनिटी से आए थे, जिसमें से बलदेव सिंह सिख कम्युनिटी, C.H. भाभा क्रिश्चियन कम्युनिटी, और आपके जॉन मथाई C.H. भाभा पार्सियन कम्युनिटी, और जॉन मथाई आपके क्रिश्चियन कम्युनिटी से थे। ठीक, अब अगर रेलवे का गठन हो गया है तो निश्चित रूप से इंडस्ट्री और रेलवे में कार्य करने वाला श्रमिक होगा, लेबर होगा, और उस लेबर के राइट्स जो हैं, हित जो हैं, तो उसे देखने के लिए एक मिनिस्ट्री बनाई जाएगी, और उसका नाम रखा जाएगा लेबर मिनिस्ट्री। तो लेबर मिनिस्ट्री इसके अंडर में थी बाबू जगजीवन राम। लेबर मिनिस्टर उस समय पे थे, मतलब श्रम मंत्री थे आपके बाबू जगजीवन राम। बाबू जगजीवन राम कौन थे? बाबू जगजीवन राम उस समय पे रेलवे मिनिस्टर थे। अब निश्चित तौर पे अगर उद्योग हो गया है, खाद्य चीज़ें हमें मिलने लगी हैं, रोजगार मिलने लगा है, तो रोजगार मिलने के पश्चात सरकार द्वारा देश के नागरिक के लिए कुछ सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ठीक है, तो इसके अंतर्गत सरकार द्वारा मुख्य रूप से हेल्थ और एजुकेशन प्रदान किया जाएगा। तो मैं हेल्थ पहले इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि हेल्थ जो है व्यक्ति को पहले मिलेगा,
क्योंकि जो बॉर्न चाइल्ड है, उसे पहले तो हेल्थ की आवश्यकता होगी। ये तो नहीं होगा कि बच्चा जन्म लिया नहीं कि उसको पहले ही पढ़ाने लगोगे आप, एजुकेशन देने लगोगे, शिक्षा देने लगोगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो निश्चित तौर पे हम पहले रखेंगे हेल्थ को, और हेल्थ मिनिस्टर उस समय पे थे, जो अंतरिम गवर्नमेंट बनी थी हमारी, उसके हेल्थ मिनिस्टर थे गजनफर अली खां। गजनफर अली खान कौन थे? गजनफर अली खान थे, और ये मुस्लिम लीग के मेंबर थे। कहाँ के थे? मुस्लिम लीग से मेंबर थे। अगर हमने हेल्थ प्रोवाइड करा दी है सिटीजन्स को, तो निश्चित तौर पे एजुकेशन प्रदान करेंगे, शिक्षा प्रदान करेंगे। तो एजुकेशन मिनिस्टर उस समय पे थे सी राजगोपालाचारी। नाम आपने सुना होगा, सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे, सी राजगोपालाचारी। जबकि स्वास्थ्य मंत्री थे, आपके स्वास्थ्य मंत्री थे गजनफर अली खान। ठीक। अब अगर लोगों को शिक्षा भी मिल गया, स्वास्थ्य भी मिल गया, तो निश्चित तौर पे वार्तालाप करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री का गठन किया गया। और इस कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत टॉपिक थोड़ा रीड करने वाला है, इसलिए मैं थोड़ा सा कोरिलेट करने का प्रयास कर रहा हूँ। अदरवाइज पूरा टॉपिक ऐसा है तो जो सीधे आपको लर्न करना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें कम्युनिकेशन मिनिस्टर की, तो संचार कहीं ना कहीं अंतरिक्ष में स्थापित किए जाएंगे, और इनका नाम भी ऐसा है, अंतरिक्ष में रहता है कौन? रब। तो इनका नाम क्या है? अब्दुल रब नस्तर। क्या नाम है? अब्दुल रब नस्तर। तो संचार मंत्री कौन है? कम्युनिकेशन, अगर मिनिस्टर की हम बात कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं अब्दुल रब नस्तर। कौन है? अब्दुल रब नस्तर। तो हो सकता है आपको याद रहे कि संचार जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है वो स्पेस में चलाया जाता है, इसलिए मैंने ये कहा कि कम्युनिकेशन मिनिस्टर, और जब सारी चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं तब लोगों को संचार प्रदान किया गया। ये आप भी जानते हैं, सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं पहले से थी, संचार व्यवस्था आधुनिक देन है। तो कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे अब्दुल रब नस्तर, ये भी मुस्लिम लीग के मेंबर थे। अब्दुल रब नस्तर। अब इसके बाद बात करें तो जो सरकारें सबसे कम ध्यान रखती हैं वो थी आपका रोजगार। ठीक है। तो इस संदर्भ में मैंने कमर्शियल जो मिनिस्ट्री है उसको मैंने रोजगार से जोड़ा। तो कमर्शियल मिनिस्टर थे आई चुंदरीगर। अब इनको कोरिलेट मत कराइएगा क्योंकि सारी चीज़ें तो कोरिलेट हो चुकी हैं, तो कुछ चीज़ें खुद से भी ध्यान रखिए। और 14 नंबर में कमर्शियल मिनिस्टर थे, वाणिज्य मंत्री थे आपके आई चुंदरीगर। कमर्शियल मिनिस्टर कौन थे? आई चुंदरीगर। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं 2 सितंबर 1946 अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है, तो निश्चित तौर पे संविधान सभा की कार्रवाई चालू होगी। तो संविधान सभा की जो फर्स्ट मीटिंग हुई, संविधान सभा की फर्स्ट मीटिंग हुई, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को हुई। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, और इसमें सीनियर मोस्ट मेंबर थे सच्चिदानंद सिन्हा, उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया। ठीक है। तो सच्चिदानंद जो कि सीनियर मोस्ट थे, तो उनको टेम्परेरी अध्यक्ष बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली,
तो उसमें जाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा। और हु इज द फर्स्ट टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो उसमें भी आंसर जाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा। सेकंड मीटिंग हुई आपकी, सेकंड मीटिंग संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई वो हुई आपकी 11 दिसंबर 1946 को। दिसंबर 1946 को। 2 दिन पश्चात ही 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 और 13 दिसंबर 1946। तो डेट आपको याद करने में या लर्न करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 9 दिसंबर से चालू करिए और 11 और 13 लगातार 2 प्लस करते जाइए, बात खत्म। 11 दिसंबर 1946 को परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया राजेंद्र प्रसाद को। तो अगर क्वेश्चन पूछता है हु इज द फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो आपको जवाब देना है राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वही हैं जिन्हें हमने अंतरिम गवर्नमेंट में फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर के रूप में अभी पढ़ा। ठीक है, आगे चल के भारत के पहले राष्ट्रपति भी बनेंगे। ठीक है, थर्ड मीटिंग की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड मीटिंग हुई आपकी 13 दिसंबर 1946 को। और थर्ड मीटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस दिन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया बाय नेहरू द्वारा। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, उद्देश्य प्रस्ताव जिसे हम कहते हैं, जिसे हम प्रस्तावना भी कह सकते हैं, तो वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें कुछ बेसिक्स बातें लिखी हुई थी। जैसे आप अगर कह सकते हैं इंडिया शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ होगा। और ये चीज़ भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में भी लिखी है। इट इज सोवरेन रिपब्लिक, भारत संप्रभु गणराज्य होगा, इट हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का एक लिखित संविधान होगा। इस तरह की बातें लिखी हुई थी। यूनिटी की बातें, जो लाइबर्टी है और जो आपको स्वतंत्रता है, समानता है, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, जो इंट्रोड्यूस किया गया जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को 22 जनवरी 1947 में पारित किया गया संविधान सभा द्वारा। और इसी समय अगर आपको चीज़ें अगर हिस्ट्री में आपने सुनी हो, पढ़ी हो, तो इसी समय पे पाकिस्तान द्वारा लगातार पाकिस्तान की मांग की जा रही थी, और साथ में वेस्ट बंगाल का जो एरिया है, जहां वर्तमान में बांग्लादेश और वर्तमान का जो वेस्ट बंगाल है, उससे संबंधित एरिया में लगातार हिंसक कार्रवाई की जा रही थी। तो इसके पश्चात ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 में 18 जुलाई 1947 में पारित किया गया। ठीक है, 18 जुलाई 1946 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित किया गया, और इसके तहत 2 स्टेट बनाए गए। 14 अगस्त 1947
और 15 अगस्त 1947 को। 14 अगस्त को पाकिस्तान बनाया गया और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। ठीक है, 15 अगस्त 1947 की डेट क्यों रखी गई? इसके संदर्भ में कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है, कोई इसका मुख्य कारण नहीं है। 14 अगस्त की डेट तय की गई थी माउंटबेटन के द्वारा और 15 अगस्त की उसी दिन दरमियानी रात को 12 बजे भारत भी स्वतंत्र हुआ। इसका कोई मुख्य कारण नहीं था। 15 अगस्त के पश्चात 15 अगस्त 1947 के पश्चात जो मेंबर्स थे 389, जो हमने मेंबर्स पढ़े थे 389, प्रारंभ में ही क्लास में हमने डिस्कस किया कि 389 मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, संविधान सभा में 389 मेंबर थे। तो 90 मेंबर्स आपके चले गए पाकिस्तान और 299 मेंबर्स देश बचे। तो स्वतंत्रता के पश्चात, भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा में जो मेंबर्स बचे वो 299 बचे। इसे भी आपको ध्यान रखना है। क्या करना है? 299 मेंबर्स भी ध्यान रखना है। इसके पश्चात 15 अगस्त के पश्चात 29 अगस्त 1947 को फॉर्मेशन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। इट हैड 7 मेंबर्स और इसके चेयरमैन थे B.R. अम्बेडकर। इसके अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर। आपको ड्राफ्टिंग कमेटी हिंदी में अगर आप देखेंगे तो निर्मात्री, प्रारूप समिति, दोनों ऑप्शंस मिल सकते हैं। लेकिन जब कभी भी आपको इसका ऑप्शन क्लियर करना हो, सही करना हो, तो आप इंग्लिश में देखेंगे तो उसमें ड्राफ्ट ही लिखा रहेगा। संविधान का प्रारूप कैसा होगा, इसके लिए गठित की गई थी प्रारूप समिति। ठीक, और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे B.R. अम्बेडकर। इसलिए फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है B.R. अम्बेडकर को। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन B.R. अम्बेडकर। और इसके 7 सदस्य थे, 7 मेंबर्स थे। इन 7 मेंबर्स में भी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इन 7 मेंबर्स की भी हम चर्चा करेंगे कि वो 7 सदस्य कौन कौन से थे। सभी सदस्यों के बारे में देखेंगे जब हम संविधान सभा से संबंधित सारी फैक्चुअल्स इंफॉर्मेशन देखेंगे कि जैसे आप कह सकते हैं कि नंदलाल बोस ने क्या किया, ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने क्या किया। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। अभी हम बेसिक रूप से सिर्फ ये पृष्ठभूमि देख रहे हैं कि संविधान सभा का गठन हुआ और उसके द्वारा जो अंतरिम मंत्रिमंडल गठित हुई उसके तहत, और उसके साथ साथ उसके कुछ कार्य जो मुख्य रूप से उसके द्वारा किए गए कार्य हैं। तो ड्राफ्टिंग कमेटी गठित हुई 1947 में 29 अगस्त को, और इस कमेटी द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई फरवरी 1948 में। फरवरी 1948 में इस रिपोर्ट के पश्चात जो ड्राफ्टिंग कमेटी की रिपोर्ट थी, इसके पश्चात 3 रीडिंग्स हुई। ठीक, संविधान सभा के द्वारा जो प्रारूप प्रस्तुत किया गया उस पर 3 वाचन हुए और 3 रीडिंग्स जो हुई तो फर्स्ट रीडिंग जो आपकी हुई उसके तहत जो प्रस्ताव था उसे संविधान सभा में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पेश किया गया। क्या किया गया? पेश किया गया। 4 से 9 नवंबर 1948, 4 से 9 नवंबर 1948 को संविधान सभा में प्रस्ताव पेश किए गए। सेकंड जो मीटिंग हुई जो लार्जेस्ट टाइम तक रही, तो अगर आपसे पूछता है कि संविधान सभा की 3 मीटिंग में से कौन सी मीटिंग सबसे लंबे समय तक चली, तो वो आपकी थी सेकंड मीटिंग। ठीक, और ये मीटिंग आपकी थी 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949।
1949 लगभग 11 महीने ये आपकी मीटिंग चली और इस मीटिंग के अंतर्गत जो अमेंडमेंट करने थे, जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था प्रारूप समिति द्वारा, उस ड्राफ्ट पे, उस कॉन्स्टिट्यूशन पे, उस संविधान पे जो अमेंडमेंट करने थे वो सेकंड मीटिंग में किए गए, सेकंड रीडिंग में किए गए। ठीक, और थर्ड रीडिंग जो आपकी थी, जो आपकी 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चली। इसके अंतर्गत जो भाषागत अशुद्धियां थी, लैंग्वेज संबंधित जो भी त्रुटियां थी, उन पे डिस्कस करने के लिए ये थर्ड रीडिंग की गई और इसके तहत 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अडॉप्ट कर लिया गया, भारतीय संविधान को अंगीकृत कर लिया गया, आत्मार्पित कर लिया गया। और 26 नवंबर 1949 के पश्चात 26 नवंबर 1949 के पश्चात 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम टू फोर्स बाय 26 जनवरी 1950 और इस दिन 26 जनवरी 1950 को ही इंडियन सॉन्ग को एक्सेप्ट किया गया, वंदे मातरम को एक्सेप्ट किया गया। इंडियन सॉन्ग इंडियन सॉन्ग एक्सेप्ट किया गया 26 जनवरी 1950 को। अगर ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि 26 जनवरी 1950 को ही भारतीय संविधान क्यों लागू किया गया, 26 जनवरी 1949 को संविधान बनकर तैयार हो चुका था, इसके बावजूद 26 जनवरी 1950 को आखिर भारतीय संविधान को क्यों लागू किया गया, तो इसके संदर्भ में आपको ये आंसर देना है कि जो लाहौर सेशन था 1929 का, 1929 में लाहौर सेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक, और इस लाहौर अधिवेशन के तहत, लाहौर सेशन के तहत 26 जनवरी 1930 को फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया गया, पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पे। आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, रावी नदी के तट पर पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया 26 जनवरी 1950 को। इसी वजह से 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया और इसी वजह से 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। इससे पहले 26 जनवरी 1950 से पहले 24 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और इसके साथ साथ जो नेशनल एंथम है उसे एक्सेप्ट किया गया, जनगण मन। नेशनल एंथम जो जनगण मन है हमारा, उसे एक्सेप्ट किया गया 24 जनवरी 1950 को ही। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा नेशनल सॉन्ग है उसे 26 जनवरी 1950 को एक्सेप्ट किया गया, जबकि हमारा जो नेशनल एंथम है उसे 24 जनवरी 1950 को एक्सेप्ट किया गया। इज दैट क्लियर? चलिए, इससे संबंधित कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संबंधित जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ठीक है, अगली क्लास जब हमारी होगी तो उसमें हम इससे संबंधित जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है तो वो हम समझेंगे। अभी मैं सिर्फ बैकग्राउंड के रूप में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे आपसे डिस्कस कर रहा था। ठीक है, तो गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद।